नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आरबीआई ने 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए बैंक अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। 1 जुलाई से अब 10 साल के या फिर उससे ज्यादा उम्र के बच्चे भी अपना बैंक अकाउंट खाता खुद चला भी सकेंगे और खोल भी सकेंगे। इतना ही नहीं, बैंक उनको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एटीएम जैसी सुविधाएं भी देंगी। यानी अब बच्चों को गुल्लक से बैंक तक बचत की आदत सिखाई जाएगी, जिससे वो छोटी उम्र से ही निवेश की सटीक स्ट्रैटेजी सीख पाएं। इसी पर रहने वाली है हमारी खास चर्चा आज की। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट से परिचय करा दें। फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर हमारे साथ हैं। प्रतिभा और विश्वजीत जी, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। पिछले कुछ एक दो जो हमने डिसीजंस देखे हैं, चाहे वो सेबी की तरफ से हो, चाहे फिर वो आरबीआई की तरफ से हो, ये एक ही तरफ इशारा करते हैं कि जो न्यूअर जनरेशन है, यंगर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, फ्यूचर ऑफ टुमारो, उनकी तरफ ज़्यादा जो फोकस है वो शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है कि छोटी उम्र से ही कैसे बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी का पाठ पढ़ाया जाए। हमने कुछ समय पहले तरुण योजना पर बातचीत की थी। आज बातचीत चल रही है कि कैसे बच्चे खुद अपना अकाउंट भी अब मैनेज और ऑपरेट कर सकते हैं। प्रतिभा, ये कैसा आइडिया आपको लग रहा है? और पहले थोड़ा सा नियम के बारे में समझना चाहेंगे। आरबीआई कह रही है कि अगर आप 10 साल या फिर 10 साल से ऊपर हैं, ऑलरेडी बच्चों का बैंक खाता तो होता ही है, लेकिन आप खुद ऑपरेट भी कर सकते हैं जैसे बड़े करते हैं। और यहाँ तक कि बैंक अगर पूरा अपना ड्यू डिलिजेंस करे तो बच्चों को भी एटीएम कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी जा सकेगी। तो बहुत ही वेलकम डिसीजन है एक्चुअली, बट चेंजिंग टाइम्स ये होना जरूरी था। जैसे हम सब जानते हैं कि माइनर का अकाउंट तो मेनी पेरेंट्स अपने एज अ गार्डियन वो माइनर अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, माइनर के नाम पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और 18 साल होने के बाद जैसे मेजर हो जाते हैं तो वो अकाउंट चेंज होता है। वो पूरा जो बच्चे के नाम पे था, ही बिकम द सोल पर्सन, जो मतलब साइनिंग अथॉरिटी, उनका चेक बुक वगैरह मिलता था। लेकिन आज के तारीख में क्या हो रहा है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे भी दे आर हैविंग, मतलब फूड ऑर्डर करते हैं बाहर से, या फिर कभी उबर ले लिया ट्यूशन जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए, तो उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो वो टाइम पे हमारे पास पिछले जनरेशन की बात करें तो एक्सपोजर नहीं था कि कैसे करना चाहिए। विथ एक्सपोजर, विथ इंफॉर्मेशन, दे आर बेटर प्रिपेयर्ड। और ये बहुत एक अच्छा आइडिया है कि यंग कैच दम यंग एंड वॉच दम ग्रो बोलते हैं ना। तो उनको बहुत यंग एज से ही फाइनेंसेस के बारे में सिखाया जाए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल लिटरेसी देना बहुत बढ़िया बात है। और दिस इज अ इनवैल्यूएबल गिफ्ट, बिकॉज ये फोर्स करता है अपने फैमिली के एल्डर्स को कि फाइनेंस के बारे में उनके साथ डिस्कस करें, उनको बजटिंग दे, उनको सिखाया जाए कि बैंक को कैसे ऑपरेट करते हैं, स्कैमस्टर्स क्या करते हैं, स्कैम से कैसे बचने का। ये सब कॉन्वर्सेशन हम हमेशा दूसरा दिन के लिए छोड़ देते हैं कि बच्चा अभी बहुत छोटे हैं, बाद में बताते हैं। और बाद में शायद उनको इंटरेस्ट रहता है, नहीं रहता है, बट व्हेन दे आर यंग तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत अच्छी तरह से सीख के अपने पर्सनल फाइनेंसेस और वेल बीइंग का ख्याल रख सकेंगे। बिल्कुल। और बच्चे तो आजकल इतने ज़्यादा डिजिटल savvy हो गए हैं, जैसा बताया प्रतिभा आपने, बिल्कुल सही। खुद से ऑर्डर करना, चाहे फूड हो या फिर कोई भी साइट से आप कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं, तो बच्चे बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं। और पॉकेट मनी का भी खूब ख्याल पेरेंट्स जब रखते हैं, तो बच्चों के पास ये ऑप्शन है कि अब वो एक पिगी बैंक में पैसे डालने के साथ साथ एक रियल बैंक में पैसे डालें और उसको ऑपरेट भी करें। विश्वजीत जी, किस तरीके से टाइम इवॉल्व हुआ है बच्चों को पहले साथ में बिठाकर एक महीने का पूरा बजट तैयार करना पेरेंट्स से लेकर अब एक खुद से बैंक अकाउंट ऑपरेट करना, ये अपने आप में एक फाइनेंशियल लिटरेसी तो है ही, लेकिन एक एनलाइटमेंट भी हम इसे कह सकते हैं कि बच्चों को बचपन से ही एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब बच्चे इस तरीके से अकाउंट अगर अपना ऑपरेट करेंगे, कुछ टू डूज या डोंट्स आपको लगता है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत रह सकती है? सबसे पहले स्वाति, ये वेलकम डिसीजन है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वे ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी है। क्योंकि आप किताबों में पढ़ लें और आप एग्जीक्यूट ना कर पाए तो सीखता कम है। और दूसरा, अगर देखें तो वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 इन्वेस्टर माने जाते हैं, उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में अपना पहला स्टॉक इन्वेस्ट किया था। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन है सेविंग की। हम जो है ग्रॉस सेविंग रेशियो जो है हमारे देश का वर्ल्ड का बेस्ट है, 30.7%। तो ये कहीं ना कहीं डिसीजन उसको स्ट्रेंथन करता है। हम
जरूरी है, कुछ कुछ ऐसा होता है कि हम वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि लिव टुडे टुमारो विल नेवर कम। तो हम सेविंग, वो लोग सेविंग नहीं करते हैं, पर हमारे देश की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि हम सेविंग करते हैं। अब जो सेकंड स्टेप है, अगर वो सेविंग से इन्वेस्टमेंट्स की तरफ चले जाए, बजाय इसके कि स्पेंडिंग की तरफ जाए, तो हमारा देश बहुत अच्छे से वेल्थ क्रिएशन कंट्री बन सकता है। क्योंकि सेविंग अगर हम अच्छा कर ही रहे हैं, और अगर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन सीख ले, क्योंकि एमफी भी ऐसे बहुत कदम, जैसा आपने बिल्कुल ठीक बताया, कि ऐसे कदम उठा रहा है कि अब स्कूल में ये फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाई जाएगी, जो हमारे जनरेशन में शायद कभी बताया नहीं गया, कि वेयर, व्हेन एंड हाउ टू इन्वेस्ट। अगर हम बचपन में ही ये चीजें सीख ले कि लॉन्ग टर्म में अगर हम पैसा जोड़ते हैं तो कितना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होते हैं, या पावर ऑफ कंपाउंडिंग, सबसे बड़ा लाभ जो है, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, उसका कैसे हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाला समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ये जनरेशन जो है, बिल्कुल प्रतिभा जी ने बिल्कुल ठीक बताया, बहुत टेक सेवी है, सारी इंफॉर्मेशन गूगल से मिल जाती है, चैट जीपीटी से मिल जाती है, तो दे आर मोर अवेयर। और अगर ये प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दे विल बिकम गुड इन्वेस्टर्स इन आने वाले टाइम में, और जो अभी इंडिया में बहुत कम है। तो ये अगर रेशियो बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट रेशियो का, तो हमारा देश एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन कंट्री बन जाएगा। टू डूज एंड डोंट्स, जैसा प्रतिभा जी ने भी पॉइंट आउट किया, कि कहीं ना कहीं स्कैम्स भी होते हैं। बच्चे कोई ऐसा डिसीजन ना ले ले क्योंकि पैसा अकाउंट में आ गया है, तो गेमिंग साइट्स पे चले जाए और सारा पैसा वहां डुबो दे, या कुछ गैम्बलिंग में चले जाए। तो ये सब चीजें पेरेंट्स को नजर रखनी होगी, कहीं ना कहीं वॉच रखना पड़ेगा, कि भाई ऐसा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो उनकी कोई बैंक स्टेटमेंट होगी, तो एटलीस्ट वो देखा जाए कि पैसा वो कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर वो बजटिंग सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने खर्च पे नजर रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत जगह पे खर्च हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनको वॉच करना पड़ेगा। और स्कैम्स किस तरीके के होते हैं, बच्चों को बहला फुसला के कहीं उनका पैसा ना ले लें, तो इन सब चीजों से बचना होगा। मेरे हिसाब से टू डू और टू डू लिस्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कि कोई गलत डिसीजन ना ले बच्चे, और कोशिश करें बजटिंग सीखें, सेविंग सीखें, और कहीं ना कहीं आगे चल के एक अच्छे निवेशक बने, जो हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। जी, तो ये इम्पोर्टेंट है। और 1 जुलाई से सभी बैंकों को कहा गया है कि आप इसको लागू करें, तो हम बहुत ही जल्दी इसको इम्प्लीमेंट होता हुआ भी देखेंगे। तो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे अब अपना अकाउंट खोल भी सकेंगे, उसे ऑपरेट भी कर सकेंगे। बस बैंक अपने हिसाब से नियम तय करेगी कि और लिमिट सेट कर सकते हैं कि कितना आप पैसा निकाल सकते हैं, या फिर जो डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग की जो सर्विसेज है, कैसे ऑफर की जाए। लेकिन हम तो इसे एक कदम और आगे बढ़कर बातचीत करना चाहते हैं, वो ये है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप बचत तो कर रहे हैं, ये शुरुआत अच्छी है, लेकिन बचत को निवेश करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमारा जो पूरा एक फाइनेंशियल जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो ये इजाज़त देता है इस बात कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। प्रतिभा, ज़रा बताइए, ये बच्चों का जो म्यूचुअल फंड निवेश है वो कैसे पॉसिबल रहता है, और क्या पूरा प्रोसेस ये रहता है इन्वेस्टमेंट का, अगर माइनर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? माइनर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गार्डियन के थ्रू, मतलब एक बैंक अकाउंट जो नाम, अभी तक तो ऐसा ही है कि माइनर का बैंक अकाउंट गार्डियन के साथ रहता है। ओके, प्रतिभा के पास हम थोड़ी देर में वापस लौटते हैं। मैं विश्वजीत जी आपसे यही जानना चाहती हूँ कि एक छोटे बच्चे के लिए म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलना कितना आसान है? जी बिल्कुल स्वाति जी, अभी आज की तारीख में जो रूल्स हैं, वो माइनर अकाउंट बच्चा खोल सकता है, लेकिन वह कहीं ना कहीं गार्जियन की आवश्यकता जरूर है। तो माइनर का अगर बैंक अकाउंट है या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, तो वो उसके नाम पे अकाउंट खोला जा सकता है। बट गार्जियन के जो नो योर कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स हैं केवाईसी के, वो गार्जियन के लगते हैं, तो गार्जियन उसको ऑपरेट करता है। और जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो ये केवाईसी दोबारा से चेंज होता है, दोबारा से सिग्नेचर्स ली जाते हैं, और पैसा जो है बच्चा उसको ऑपरेट कर सकता है 18 वर्ष की उम्र के बाद। लेकिन 18 वर्ष तक अभी गार्जियन उसको ऑपरेट करता है, अकाउंट जरूर बच्चे के नाम पे खुल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भी आने वाले समय में बदलाव आएंगे, और कहीं ना कहीं बच्चे खुद इसको ऑपरेट कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे जिस तरीके से वो चाहते हैं। तो ये क्योंकि आज आरबीआई के स्टेटमेंट आया है, तो आगे चल के हो सकता है सेबी और एमफी भी इसको चेंज करे, बट अभी वो आने वाले समय में देखना होगा। ओके, प्रतिभा, मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ, कोई बच्चा या फिर उसके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करें, आप बच्चे खुद इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हमें अपने लिए एक सिक्योर फ्यूचर में
इन्वेस्ट करना है, तो किस तरीके के फंड्स हैं जो यूजुअली बच्चों के लिए काम के साबित होते हैं? के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं तो लोग ऐसे फंड्स ढूंढते हैं जो स्पेशलाइज्ड फंड्स होते हैं, जैसे उनके नाम पे ही हो चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, वैसे फंड्स ही चुनते हैं कि ये हमारे बच्चों को देना है, तो उसमें लिखा रहता है तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। मेरा मानना है कि बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है और उनका इन्वेस्टमेंट भी एग्जैक्टली वही तरह करे जो आप अपने लिए करोगे। और ये जो डिसीजंस होते हैं उनका पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए और उनके लिए एसेट एलोकेशन करना एक तो स्टेबिलिटी के लिए करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट स्टेबल रहे, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना रहे। बट बच्चों के केस में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उनको दिखाया जाए कि डेट में कैसा होता है और इक्विटी में कैसा होता है। तो एक पोर्शन डेट फंड में भी डालना जरूरी है, एक पोर्शन इक्विटी फंड में भी डालना जरूरी है। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि चाइल्ड रिलेटेड प्लान में ही डालें, नॉर्मल प्लान्स में भी डाल सकते हैं, जहां पे अगर आपके पास डिसिप्लिन, आपने बच्चों के लिए सेव किया और बीच में जैसे अभी बताया गार्डियन निकाल सकते, गार्डियन ऑपरेट कर सकते, बीच में आप नहीं निकालने वाले हो तो बैलेंस फोटो पोर्टफोलियो बनाए जहां पे 60-65% लार्ज कैप हो, 20% मिड कैप हो और 10% स्मॉल कैप हो। ये इक्विटी पोर्शन हो गया। थोड़ा बहुत डेट पोर्शन होना चाहिए और ये डिस्कशन जरूर होना चाहिए बच्चे के साथ। देखो हमने डेट में डाला था आपसे, मतलब हमने सजेशन लिया था, हमने बताया था ये डालना है, आपने हाँ बोला था और डेट ने ऐसा किया, इक्विटी ने ऐसा किया। ये साल दर साल करेंगे तो बहुत अच्छा एक प्रभाव होता है उस पर। मैंने अपने बेटे के साथ किया था जब वो 10-12 साल के था, और अभी वो अपना स्टॉक पोर्टफोलियो, इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बार बार चेक करता है और मुझे क्वेश्चन भी करता है ये फंड क्यों नहीं कर रहा है, वो फंड क्यों बेटर कर रहा है, आप क्यों मेरा पैसा डेट में डाल रहे हो। ये क्वेश्चन पूछना इनवैल्यूएबल गिफ्ट होता है बच्चों के लिए कि वो आगे जाके जो भी सीखना है वो ऑलरेडी सीख लिया और अपने पैसे अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर पाएंगे। वो तो प्रतिभा आपसे ही सीखा होगा आपका बेटा, आप इतना अच्छा फाइनेंशियल लिटरेसी सबको देती हैं, तो वो तमाम जो गुण हैं आपके बेटे में भी आए हैं। पर यही चाहते हैं कि ये गुण हर बच्चे में आए और वो सवाल करे कि कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। विश्वजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन से फंड्स बच्चों के लिए आपको पसंद आ रहे हैं? बिल्कुल स्वाति जी, जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं वो प्रतिभा जी ने बताए, बट कुछ ऐसे सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स हैं जिसमें थोड़ा लॉक इन पीरियड रहता है। मैं लॉक इन पीरियड पे इसलिए इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि कहीं बच्चा जब वो निवेश करता है तो हो सकता है वो अभी इतनी जल्दी, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव अभी नहीं सीखा है या एकदम से इमोशंस आते हैं कि खरीद लो बेच लो, तो ये जो फंड्स है इसमें लॉक इन होता है। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा अपने नाम से ये फंड देखेगा और 5 साल बाद जो म्यूचुअल फंड्स का ट्रू एडवांटेज है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है, तो वो उसको एक अच्छा कॉर्पस देखने को मिलेगा। तो एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड, आईसीआईसीआई प्रू चाइल्ड केयर फंड या एचडीएफसी चिल्ड्रन फंड, ये सब हाइब्रिड टाइप ऑफ फंड्स है और सोल्यूशन ओरिएंटेड है। बच्चे की पढ़ाई को लेके या उसकी हायर एजुकेशन को लेके ये गोल्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ से एक शुरुआत की जा सकती है। ट्रेडिशनली पीपीएफ में भी कुछ पेरेंट्स इन्वेस्ट करते थे बच्चों के नाम पे, या सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना है वहां पे भी निवेश किया जा सकता है। बट म्यूचुअल फंड्स में मेरे हिसाब से सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, और अगर बच्चा अवेयर है, फाइनेंशियल लिटरेट है, तो जैसा प्रतिभा जी ने बताया एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का, क्योंकि एक लंबी अवधि है और वहां पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज लेके एक अच्छा कॉर्पस बनाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से निवेश करना जरूरी है। फंड्स का चुनाव फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, बट मेरे हिसाब से निवेश करें और अकाउंट उसके नाम पे हो ताकि वो रीड कर सके कि जैसे अभी प्रतिभा जी बता रही थी कि डेट में है कि इक्विटी में है या हाइब्रिड है, इनमें क्या डिफरेंस है और किस तरीके का रिटर्न्स का इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल, तो ये हमने की बच्चों के इन्वेस्टमेंट की बात, कैसे कर सकते हैं खुद वो इन्वेस्ट और कैसे इन्फॉर्म्ड डिसीजन वो बना सकते हैं। आइए कुछ दर्शकों के सवाल भी हमारे पास आए हैं, उनको शो में करते हैं शामिल। पहले कॉलर हमारे साथ है चंदन जी। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। आपने हमें सवाल भेजा अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ। ज़रा थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, कब से आप ये जितनी एसआईपी करें, अराउंड 50,000 की एसआईपी चल रही है आपकी, कब से कर रहे हैं और क्या टारगेट है आपका? अराउंड मैं अभी लगभग 1.5 साल से कर रहा हूँ, 1.5 ईयर से। इसमें कुछ लमसम भी डाला है, टोटल पोर्टफोलियो लगभग 19 लाख का भी हुआ है और ये 50,000 का मेरा एसआईपी चल रहा है अभी, और मेरा अभी 40 ईयर्स का एज है। तो 20 साल के लिए मेरा टारगेट है कि 7 to 8 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए। ठीक है,
प्रतिभा, जरा आप इनका पोर्टफोलियो देखिए, थोड़ा लमसम है, थोड़ा एसआईपी भी 50,000 की चल रही है और कुछ तो पोर्टफोलियो उन्होंने अपना ऑलरेडी बना भी लिया है। 20 साल है इनके पास अपना आराम से टाइम, 8 करोड़ का टारगेट इसे अचीव कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल ये 20 साल तो बहुत लंबा समय अवधि है एंड उन्होंने 50,000 का किया है, टेन्योर उनका 20 इयर्स है, तो नॉर्मल सिर्फ एसआईपी करते रहेंगे तो 4.94 करोड़ उनका बन जाएगा। यही चीज को अगर वो स्टेप अप करेंगे 10% से तो 4.94 सीधा हो जाएगा 9.84, क्योंकि टाइम है उनके पास। अगर वो बताते हैं कि 10% तो ज्यादा है, मैं सिर्फ 5% से करूंगा, तब भी 4.94 विल बिकम 6.8 करोड़। तो अगर उनको 8 करोड़ चाहिए तो 5 और 10 के बीच में 7.5-8% का अगर करेंगे तो उनका टारगेट मीट हो जाएगा। जहां तक उनकी फंड्स की बात है, उनका जो है बहुत ज्यादा 79% एसआईपी आज की तारीख में मिड और स्मॉल कैप में है। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा होगा पिछले 3-4 साल में, बट हो सकता है आगे जाके बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो और नेगेटिव रिटर्न्स देके मतलब थोड़ा घबराहट हो सकती है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा लार्ज कैप की मात्रा बढ़ाए। सिर्फ ये नहीं, और 3-3 स्मॉल कैप फंड्स हैं। स्मॉल कैप फंड्स में 50,000 में से 20,000 फंड्स प्योर स्मॉल कैप फंड्स में जा रहे हैं थ्रू 3 फंड्स, निपॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप। ऐसे ही मिड कैप का भी 2 है, तो फंड्स को कम कर सकते हैं। शायद आप 20 के बदले में स्मॉल कैप को 10 कर दें और आपके एग्जिस्टिंग फंड जो अच्छे फंड है आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप, उसमें आप बढ़ा सकते हैं। या फिर कोई फ्लेक्सी कैप फंड जैसे इन्वेस्को कॉन्ट्रा या पीपीएफएस, ऐसे फंड्स में आप बढ़ा सकते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा स्टेबल हो जाए। और 2 फंड्स तो डेफिनेटली कम कर सकते हैं एंड स्मॉल कैप की मात्रा और मिड कैप की मात्रा थोड़ा बहुत कम करेंगे और फ्लेक्सी कैप डालेंगे तो हाल ही में आपको बने रहने में सुविधा होगी। तो ये रहे आपके सवाल पर डिटेल सलाह प्रतिभा की। चंदन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके टारगेट के लिए करते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद कुछ और दर्शकों से करेंगे बातचीत, बने रहिए हमारे साथ। शोभे करते हैं अगला सवाल शामिल। सचिन जी का सवाल हमारे पास आया है। विश्वजीत जी, मैं चाहती हूँ आप इस सवाल का जवाब दें। इनका सवाल है ये कि मौजूदा अभी फिलहाल 39,000 की एसआईपी इनकी चल रही है, 75,000 ये कर सकते हैं एसआईपी, मतलब एसआईपी तो बढ़ा सकते हैं। 10 सालों तक इनको इन्वेस्ट करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग इनका लक्ष्य है। रिटायरमेंट के बाद इनको 1 लाख रुपए चाहिए होंगे, तो क्या उसके लिए SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ये करें? पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। कुछ एसआईपी भी और थोड़ा ऐड अगर करना चाहें तो कौन सी रह सकती है? मेरे एसेट का लार्ज कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई का फोकस्ड फंड है, एसबीआई का ही स्मॉल कैप ले रखा है, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड भी है, तो थोड़ा इंटरनेशनल फ्लेवर भी इनके पोर्टफोलियो में है। कैसा है इनका पोर्टफोलियो? जी बिल्कुल स्वाति जी, देखिए रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, 10 वर्ष का भी पीरियड है, तो अगर इनका पोर्टफोलियो देखते हैं तो फंड्स काफी अच्छे चुनाव कर रखे हैं। बट थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूं तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि एसबीआई का फोकस्ड इक्विटी फंड से निकल कर ये एक एसबीआई का मैग्नम फंड ले सकते हैं, जो कि एक मिड कैप फंड है, क्योंकि ओवरऑल पोर्टफोलियो में कोई मिड कैप फंड नहीं दिख रहा है। तो ऐसे करके तीनों मार्केट कैप का हमारे पास एक्सपोजर हो जाएगा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का। तो अभी 39,000 की एसआईपी कर रहे हैं और 36,000 की और बढ़ा सकते हैं, यानी कि 75,000 की एसआईपी कर सकते हैं। तो अगर 75,000 की एसआईपी करते हैं, 10 वर्ष में 12% का सीएजीआर लेके चले, तो कहीं ना कहीं 1,75,00,000 रुपए बनते हैं। जैसा मुझे समझ में आया कि उनका आज का खर्च 1 लाख रुपए है, और अगर जब ये रिटायर होंगे तो करीब करीब इन्फ्लेशन को अगर ऐड करें तो 1,62,000 हो जाएगा। और अगर मैं मान के चलूं कि रिटायरमेंट पर 25 साल तक उनको एसडब्ल्यूपी से कुछ ना कुछ इनकम आती रहे, यानी कि सेम लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, जो आज का 1 लाख खर्च है वैसा ही लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, तो इनको करीब करीब स्वाति जी 3.5 करोड़ का कॉर्पस जनरेट करना पड़ेगा। तो ये 3 साल से निवेश कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 14 से 15 लाख का करीब कॉर्पस इनका ऑलरेडी होगा। अगर ये 39,000 की एसआईपी करते आ रहे हैं तो ये 15 लाख जो है करीब करीब 50 लाख बन जाएगा। तो 3 करोड़ के लिए इनको हर वर्ष 15% का स्टेप अप करना पड़ेगा 75,000 में। तो 75,000 की एसआईपी करनी है और 15% का स्टेप अप करना है, तो ये अपने 3 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे और 85 वर्ष तक अपना सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे। यूं समझ लिए जो आज का खर्च 1 लाख है, जब आप 85 वर्ष के होंगे तो वो
5,37,000 रुपए खर्च होगा। तो इन्फ्लेशन का इतना बड़ा प्रभाव रहेगा और उस समय आप कमा भी नहीं रहे होंगे, इनकम भी नहीं होगी। तो इसी कॉर्पस से आपको अपना वो लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। जो फंड में थोड़ा-सा बदलाव में और इन्होंने पूछा है कि वो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं और ये 36,000 की एसआईपी और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड ले सकते हैं और निप्पॉन का गोल्ड सेविंग फंड ले सकते हैं। नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कि आपके कॉर्पस का, आपके जो टोटल 100 रुपीज है, उसमें 10 रुपए गोल्ड का होना चाहिए और गोल्ड के आजकल काफी अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो 10% के करीब ओवरऑल पोर्टफोलियो का आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी फंड है 36,000 रुपए में भी ऐड कर सकते हैं, वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ऐड करें। तो तीनों ही फंड आपके पोर्टफोलियो में है। सिर्फ फोकस इक्विटी फंड से निकलकर एसबीआई के मैग्नम फंड में आ जाए, मिड कैप फंड में आ जाए, तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। सारे ही फंड्स डिफरेंट एएमसीज के भी होंगे और क्योंकि आपने इंटरनेशनल इक्विटी भी ले रखा है, तो ज्योग्राफी के लिए भी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। ओके, तो सचिन जी को ये रही सलाह विश्वजीत जी की। थोड़ा बहुत बदलाव करने की ज़रूरत है, वो ज़रूर कीजिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके निवेश के सफ़र के लिए। और धन्यवाद भी करेंगे विश्वजीत जी आपका और प्रतिभा आपका भी हमारे साथ मनी गुरु में आज के शो में शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।